नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं MP यादव आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं थी उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने दो प्रमुख जो सभ्यताएं थी, कालीबंगा सभ्यता और आहड़ सभ्यता, उसके बारे में प्रमुख बातों का अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास में हम जो बाकी बची हुई सभ्यताएं हैं प्रमुख रूप से उनका अध्ययन करेंगे। तो आगे नंबर 3 पर हम लेते हैं प्राचीन सभ्यताओं के अंतर्गत प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यताओं में बैराट सभ्यता, तीसरी बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता, दोस्तों बैराट सभ्यता आपको पता है महाभारत काल में बैराट, जिसको आजकल विराटनगर के नाम से जाना जाता है, जयपुर के नज़दीक पड़ता है। तो ये मत्स्य जनपद की राजधानी, किस जनपद की राजधानी हुआ करती थी? मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था बैराट। वर्तमान में ये कहाँ पर विकसित हुई है? तो कह सकते हैं विराटनगर जयपुर। और किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो आप बता देंगे बाणगंगा नदी के किनारे। बाणगंगा नदी को आपको पता है अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन की गंगा के किनारे विकसित। ठीक है, बाणगंगा नदी के किनारे विकसित। तो ये प्रमुख जानकारी शायद सभी दोस्तों को पता भी होगी। ये ध्यान रखेंगे, मत्स्य जनपद की महाभारत काल में राजधानी हुआ करता था बैराट। आधुनिक वर्तमान में इसका नाम है विराटनगर, जो जयपुर में पड़ता है। और अर्जुन की गंगा, बाणगंगा जो नदी है, उसके किनारे विकसित हुई। बैराट सभ्यता में हमें किन किन सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं? तो इसमें हम कह सकते हैं प्रागैतिहासिक, इसके अलावा कह सकते हैं मौर्यकालीन, मध्यकालीन, महाभारतकालीन और लोहकालीन या लोहयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इतने सारे अवशेषों की जानकारी या साक्ष्यों की या प्रमाण की जानकारी हमें बैराट सभ्यता से प्राप्त होती है। बैराट सभ्यता सबसे पहले, इसमें जो कहने का मतलब, इसका सवाई जो राम सिंह द्वितीय थे, हमारे आमेर के महाराजा, जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा उनके एक किलेदार थे। किलेदार का नाम था किताजी खंगारोत द्वारा क्या करवाया गया? उत्खनन। तो सबसे पहले कहने का मतलब, जब हमारे यहाँ पर आमेर के जयपुर के राजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा बैराट सभ्यता का उत्खनन करवाया गया। किसके द्वारा? तो बैराट के किलेदार थे किताजी खंगारोत, उनके द्वारा इसका उत्खनन किया गया। उसके पश्चात इसका जो उत्खनन होगा वो दयाराम साहनी के द्वारा किया जाएगा। 1936-37 में दयाराम साहनी द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इसका क्या किया गया? उत्खनन किया गया। और व्यापक सर्वेक्षण के बाद में व्यापक जो उत्खनन हुआ वो 1962 में कैलाशनाथ दीक्षित और इसके अलावा एक और थे इनके साथी, नील रत्न बनर्जी, इनके द्वारा इसका व्यापक उत्खनन किया गया बैराट सभ्यता का। ठीक है, पहले दयाराम साहनी के द्वारा और उसके बाद में व्यापक स्तर पर उत्खनन 1962 में कैलाश
नाथ दीक्षित और नील रतन बनर्जी के द्वारा किया गया। अब बैराट सभ्यता का जो उत्खनन किया गया आपको पता है, तो उत्खनन में इससे पहले भी दोस्तों अगर हम अभिलेख पढ़े हैं हमने, तो अभिलेख में भी हमें कुछ बातों की जानकारी मिली है। भाब्रू शिलालेख। तो यहाँ पर बैराट में 3 पहाड़ियाँ हैं। बैराट में कितनी पहाड़ियाँ हैं? 3 पहाड़ियाँ। इस प्रकार से देख सकते हैं आप 3 पहाड़ियाँ। एक पहाड़ी है बिजक डूंगरी या बिजक की पहाड़ी। एक पहाड़ी है गणेश डूंगरी और एक पहाड़ी का नाम है यहाँ पर भीम डूंगरी, भीमसेन की डूंगरी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप बैराट में ये 3 पहाड़ियाँ या डूंगरी के नाम से ये जानी जाती हैं, इनके बारे में आप यहाँ पर ध्यान देंगे। तो बिजक डूंगरी में आपको पता है 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा किसकी खोज की गई? भाब्रू शिलालेख। क्या खोजा गया? भाब्रू शिलालेख खोजा गया। ठीक है, भाब्रू शिलालेख कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया था 1837 में। कहाँ से? बिजक डूंगरी से। और ये जो भाब्रू शिलालेख है वर्तमान में या कह सकते हैं इसको 1840 में ही कहाँ पर रखा गया? कलकत्ता संग्रहालय में। सम्राट अशोक का है ये भाब्रू शिलालेख। तो वर्तमान में ये कहाँ है? कलकत्ता संग्रहालय में है। ठीक है, 1840 में रखा गया था। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी वर्तमान में इस नाम से जानी जाती है, वहाँ पर सुरक्षित है भाब्रू शिलालेख। ये भाब्रू शिलालेख कौन सी पद्धति में लिखा गया? बुस्टोफेदन। तो इसके बारे में कहने का मतलब आपको पता है, इसको पढ़ा नहीं जा सका है। और भाब्रू शिलालेख के नीचे ही मिला है बुद्ध धम्म और संघ लिखा हुआ मिला है। ठीक है, बुद्ध धम्म और संघ लिखा हुआ मिला है। इसका मतलब ये सम्राट अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था को प्रकट करता है। ठीक है, अशोक की किस में, कौन से धर्म में आस्था थी? तो बौद्ध धर्म में आस्था थी। ये भाब्रू शिलालेख के नीचे लिखा हुआ मिला है। और अशोक को इसमें मगध का राजा बताया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। सम्राट अशोक से संबंधित बातें हैं और बौद्ध धर्म में उसकी आस्था को प्रकट करता है भाब्रू शिलालेख, और उसे मगध का राजा बताया गया है। गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने के बारे में भी बातें मिलती हैं भाब्रू शिलालेख में। और इसके अलावा प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय उसको कहा गया है भाब्रू शिलालेख में। किसे? सम्राट अशोक को। तो ये प्राचीन बातें हैं। ठीक है, वर्तमान में यहाँ पर उत्खनन किया गया तो कौन कौन सी सामग्री मिली उसके बारे में हम आगे यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको पता है 1837 में कैप्टन बर्ट ने यहाँ पर खोजा। इसके पश्चात 1871 में यहाँ से कह सकते हैं भीम डूंगरी से 1871 में C.L. कार्लाइल के द्वारा यहाँ से क्या किया गया? उत्खनन किया गया और एक बैराट का शिलालेख यहाँ से क्या हुआ? प्राप्त किया गया। ठीक है, 1871-72 में C.L. कार्लाइल के द्वारा क्या किया गया? उत्खनन किया गया। भीम डूंगरी पर ही भीमलत तालाब स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास बिताया तो जो पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी, उसको प्यास लगी तो भीम ने लात मारकर गड्ढा खोदकर वहाँ तालाब का निर्माण कर दिया था और उस द्रौपदी की प्यास बुझाई थी। तो भीमलत तालाब भी है कहाँ पर? भीम डूंगरी में। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये प्राचीन बातें हैं। अब यहाँ पर उत्खनन किया गया तो उत्खनन में क्या क्या प्राप्त हुआ है? उत्खनन में प्राप्त सामग्री। ठीक है, उत्खनन में प्राप्त सामग्री कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर एक स्वर्ण कलश या स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है। ठीक है, स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है और इसमें अस्थियों के अवशेष क्या मिले हैं? अस्थियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अस्थियों के अवशेष मिले हैं कहाँ से?
बीजक डूंगरी से स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है और ऐसा कहा जाता है कि ये अस्थियां महात्मा बुद्ध की थी, भगवान बुद्ध की मानी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से एक बौद्ध विहार क्या मिला है, बौद्ध विहार मिला है। बौद्ध विहार या कह सकते हैं बौद्ध मठ, बौद्ध मठ भिक्षु भिक्षुणियों के रहने का जो स्थान था बौद्ध मठ के नाम से जाना जाता है। और हेनसांग ने भी अपनी पुस्तक जो सीयू की थी उसमें ऐसे 8 बौद्ध मठों का, 8 बौद्ध मठों का क्या किया है, उल्लेख किया है हेनसांग ने। ठीक है, तो ऐसे बौद्ध मठ यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, बौद्ध विहार या बौद्ध मठ प्राप्त हुए हैं। और इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे, ये पूरी तरह से प्रचुर मात्रा में पत्थर होने के बावजूद किसके बने हैं, ईंटों के बने हैं। ठीक है, ईंटों के बने हुए बौद्ध मठ प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ से बौद्ध स्तूप भी मिले हैं। क्या मिले हैं, बौद्ध स्तूप। और ये बौद्ध स्तूप, इनका जो संबंध है वो माना जाता है हीनयान शाखा से। ठीक है, हीनयान और महायान जो वज्रयान जो शाखाएं हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो ऐसा बौद्ध स्तूप भी मिला है जिसका संबंध किससे है, हीनयान शाखा से है। ऐसे जो बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप, बौद्ध मठ मिले हैं, इसको एक हूण शासक था, हूण शासक, नाम था मिहिरकुल। क्या नाम था, मिहिरकुल। इसने क्या करवा दिया था, नष्ट करवा दिया था। ठीक है, तोड़वा दिया या नष्ट, तबाह करवा दिया। हूण शासक मिहिरकुल ने आक्रमण करके इन बौद्ध मठों को क्या करवा दिया था दोस्तों, नष्ट करवा दिया था। इसके अलावा यहाँ से और क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं उत्खनन में, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ से पंचमार्क सिक्के, यूनानी सिक्के, पंचमार्क मुद्राएं, इसके अलावा यूनानी मुद्राएं, और इसके अलावा शंख लिपि। शंख लिपि, शंख लिपि क्या होती है, चट्टानों पर लिखी गई विशेष प्रकार की लिपि शंख लिपि कही जाती है। तो शंख लिपि के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं कहाँ से, बैराट सभ्यता से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पंचमार्क सिक्के, यूनानी मुद्राएं और शंख लिपि के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। एक बुद्ध की प्रतिमा भी मिलती है, बुद्ध की क्या मिलती है, प्रतिमा। ठीक है, बुद्ध की प्रतिमा भी मिली है। इसके अलावा सर्वाधिक मात्रा में शैल चित्र मिले हैं, सर्वाधिक शैल चित्र मिले हैं। शैल का मतलब होता है चट्टान, तो चट्टानों के ऊपर चित्र मिले हैं। सर्वाधिक शैल चित्र भी बैराट सभ्यता से मिले हैं। यहाँ कह रहा है कि यूनानी मुद्राएं, तो इसका आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक सूती बुना हुआ सूती कपड़ा, बुना हुआ सूती कपड़ा भी यहाँ से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, बुना हुआ सूती कपड़ा प्राप्त हुआ है कहाँ से, बैराट सभ्यता से। और यहाँ पर आपको पता है इस सूती कपड़े में 36 यूनानी मुद्राएं, 36 यूनानी मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, इस सूती कपड़े में बंधी हुई मिली हैं 36 यूनानी मुद्राएं। 36 में आप ध्यान रखेंगे, इसमें 8 तो हैं पंचमार्क सिक्के या पंचमार्क मुद्राएं, 8 पंचमार्क मुद्राएं, और इसके अलावा आप कह सकते हैं 28 हैं इंडो ग्रीक मुद्राएं। ठीक है, और इस 28 में से 16 यूनानी राजा था मिनांडर, यूनानी शासक मिनांडर की हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसी जो मुद्राएं मिली हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो बैराट सभ्यता से। उसके बाद में अगर हम और बातें करें, बैराट की यहाँ पर यात्रा की हेनसांग ने, किसने, हेनसांग ने, चीनी बौद्ध यात्री भारत में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध ग्रंथों की पढ़ाई करने हेतु आया था। कौन, हेनसांग। तो बैराट की यात्रा की हेनसांग ने। ठीक है, हेनसांग ने क्या की, बैराट की यात्रा। और इस हेनसांग ने बैराट को क्या कहा है, पारयात्र। बैराट को
अपनी पुस्तक थी सीयू की, ठीक है, हेनसांग की पुस्तक भी ध्यान रख लेंगे, सीयू की पुस्तक सीयू की में बैराट को किस नाम से संबोधित किया है? पारयात्र के नाम से संबोधित किया है। और इसी पुस्तक में बताया है 8 बौद्ध मठ का उल्लेख करते हैं, कहाँ पर? बैराट में। तो मुख्य रूप से दोस्तों ये बातें थी बैराट सभ्यता से, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं ताकि सारी बातें, सारा कन्फ्यूजन क्या हो जाए, दूर हो। देखिए बैराट सभ्यता, ये विराटनगर जयपुर में बाणगंगा या अर्जुन की गंगा के नाम से जानी जाने वाली जो नदी है उसके किनारे विकसित हुई है। महाभारत काल में ये मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ प्रागैतिहासिक, मौर्यकालीन, मध्यकालीन, महाभारतकालीन और लोहकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम सवाई राम सिंह द्वितीय जब जयपुर के शासक थे तो उनके किलेदार किताजी खंगारोत के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया? उत्खनन किया गया। आपको पता है इसका उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1936-37 में दयाराम साहनी के द्वारा और व्यापक सर्वेक्षण के बाद में व्यापक उत्खनन किया गया 1962 में कैलाशनाथ दीक्षित और नील रत्न बनर्जी के द्वारा। बैराट में आपको पता है 3 डूंगरी है, बीजक डूंगरी, गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी। बीजक डूंगरी से 1837 में कैप्टन बर्ट को भाब्रू शिलालेख मिला, सम्राट अशोक का है, और 1840 में इसको कहाँ रखा गया? कलकत्ता संग्रहालय में। तो वर्तमान में ये कहाँ पर सुरक्षित हैं? कलकत्ता संग्रहालय, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में सुरक्षित है। उसके बाद में ये कौन सी लिपि में लिखा गया है? पुष्टोपेदन लिपि में लिखा गया है, जो समझ में नहीं आती है, जिसको कोई पढ़ नहीं पाया है। लेकिन इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? बुद्ध धम्म और संघ लिखा हुआ है। इसका मतलब सम्राट अशोक की बौद्ध धर्म में क्या थी? आस्था थी। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसका मतलब ये है। और सम्राट अशोक को मगध का राजा माना गया है, ठीक है। और भीम डूंगरी से C.L. कार्लाइल को यहाँ से बैराट का शिलालेख मिला था। आपको पता है 1871 में इनके द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था? उत्खनन किया गया था। उत्खनन में यहाँ से जो प्राप्त सामग्री है वो कौन कौन सी है? एक स्वर्ण कलश या स्वर्ण मंजूषा मिली है, जिसमें अस्थियों के अवशेष मिले हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये अस्थियाँ या हड्डियाँ किसकी थी? भगवान बुद्ध की थी, ठीक है। यहाँ पर बौद्ध विहार मिले हैं, बौद्ध मठ कह सकते हैं उनको। और ये किसके बने हैं? ईंटों के बने हैं। प्रचुर मात्रा में पत्थर होते हुए भी ईंटों के बने हुए बौद्ध मठ मिले हैं। ऐसे 8 बौद्ध मठों का उल्लेख करता है कौन? हेनसांग अपनी पुस्तक सीयूकी में। यहाँ पर बौद्ध स्तूप मिले हैं जिनका संबंध बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से माना जाता है। हूण शासक मिहिरकुल ने ऐसे बौद्ध जो मठ थे उनको आक्रमण करके क्या करवा दिया था? नष्ट करवा दिया था। यहाँ पर पंचमार्क सिक्के और यूनानी मुद्राएं और शंख लिपि के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। यूनानी मुद्राओं के बारे में ये है कि बैराट से एक बुना हुआ सूती कपड़ा मिलता है और उस सूती कपड़े में बंधी हुई 36 यूनानी मुद्राएं मिलती हैं, ठीक है। 36 यूनानी मुद्राएं में 8 पंचमार्क मुद्राएं हैं और 28 इंडो ग्रीक, जो जिनमें से 16 यूनानी राजा, यूनानी शासक मिनांडर के हैं, ठीक है। यहाँ से एक बुद्ध प्रतिमा मिली है और सर्वाधिक मात्रा में क्या मिले हैं? शैल चित्र भी मिले हैं बैराट से। बैराट का उल्लेख बैराट की यात्रा की हेनसांग ने, और अपनी पुस्तक सीयूकी में बैराट को हेनसांग ने किस नाम से संबोधित किया है? पारयात्र के नाम से संबोधित किया है। तो दोस्तों आपको बैराट सभ्यता के बारे में प्रमुख जानकारी ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं तो अगली जो हमारी सभ्यता आती है नंबर 4 पर, हम देखते हैं गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता ये कहाँ विकसित हुई? तो आपको पता है गणेश्वर, ये सीकर जिले में पड़ता है, नीमका थाना तहसील में, नीमका थाना। गणेश्वर सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? गणेश्वर तहसील नीमका थाना सीकर में। और ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो बताएंगे कांतली नदी, कांतली नदी के किनारे, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है ये, और इसी के किनारे विकसित हुई कौन सी नदी? कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता।
गणेश्वर सभ्यता के बारे में प्रमुख जो बातें हैं वो ये है दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ताम्र संचयी सभ्यता कहा जाता है। और ताम्रयुगीन जो सभ्यताएं हैं उसमें सबसे प्राचीन भी है, सबसे प्राचीन है। इस कारण गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है किस सभ्यता को, तो गणेश्वर सभ्यता को आप बताएंगे। इसकी खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, खोज का श्रेय आर.सी. अग्रवाल को, आर.सी. अग्रवाल को, ठीक है, आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल को। और इन्हीं के द्वारा उत्खनन किया गया, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, उत्खनन 1977 में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी गणेश्वर सभ्यता को खोजने का श्रेय दिया जाता है आर.सी. अग्रवाल को, और उत्खनन भी किसके द्वारा किया गया, आर.सी. अग्रवाल के द्वारा 1977 में। उसके बाद में इसका जो कालक्रम है, कालक्रम कब का माना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है 3000 ईसा पूर्व से, 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व, 2800 ईसा पूर्व है, ये इसका क्या है, कालक्रम है। और यहाँ से क्या मिले हैं दोस्तों, ताम्र उपकरण, क्या मिले हैं, ताम्र उपकरण अधिकता में मिले हैं कहने का मतलब, ठीक है। और ये ताम्र उपकरण कैसे हैं, तांबे के होंगे, सारे के सारे ताम्र उपकरण हैं, इसका मतलब सारी चीज़ें किससे बनी हुई है, तांबे से बनी हुई है। कैसे, बाणाग्र, फरसे, इसके अलावा आप कह सकते हैं चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, सुइयाँ, भाले, तीर, ठीक है, और एक मछली पकड़ने का कांटा, तस्तरियाँ, प्याले वगैरह भी कह सकते हैं, मछली पकड़ने का कांटा, इसके अलावा तस्तरियाँ भी कह सकते हैं, प्याले भी कह सकते हैं। ये सारे के सारे ताम्र उपकरण मिले हैं कहाँ से, गणेश्वर सभ्यता से, ठीक है। बाणाग्र, फरसे, चूड़ियाँ, सुइयाँ, भाले, तीर, मछली पकड़ने का कांटा, परीक्षा में आया हुआ है, मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से प्राप्त हुआ है, गणेश्वर से। तस्तरियाँ, पहले सारे के सारे ताम्र उपकरण हैं। और यहाँ जो ये उपकरण मिले हैं इसमें 99% क्या मिला है, ताम्र, ठीक है, या तांबा मिला है। 99% क्या मिला है, तांबा। यानी कहने का मतलब ये जो उपकरण मिले हैं वो 99% किससे बने हुए हैं, तांबे से बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इस सभ्यता के लोगों को मिश्रण का ज्ञान नहीं था, मिश्रण का ज्ञान नहीं था, ठीक है, मिश्रण का ज्ञान नहीं था। और भारत में जो एक साथ, कहने का मतलब इतने सारे जो ताम्र उपकरण मिले हैं वो भारत में सबसे ज़्यादा किसी स्थान पर अगर प्राप्त हुए हैं तो कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, गणेश्वर सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। किसी एक स्थान पर ताम्र उपकरण सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ जो उपकरण मिले हैं उसमें 99% तांबे की मात्रा मिली है। इसका मतलब इन लोगों को मिश्रण का ज्ञान नहीं था। यहाँ की जो मकान हैं या घर हैं वो पत्थरों के बने हैं, किसके बने हैं, पत्थरों के बने, ठीक है। और इसके अलावा पत्थर से निर्मित एक क्या मिला है, बांध भी मिला है, पत्थर से निर्मित एक बांध भी मिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा एक कर्पणवर्णी मृदभांड, मृदभांड, इसकी प्राप्ति भी कहाँ से होती है, गणेश्वर सभ्यता से। और कोई विशेष बातें नहीं हैं, केवल आपको ये बातें जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप शुरुआत में देखेंगे ताम्र संचयी सभ्यता का मतलब तांबे के सर्वाधिक जो भंडार हैं वो यहाँ पर मिले हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, यानी भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो गणेश्वर सभ्यता है, ठीक है। इसको सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। खोजने का श्रेय आर.सी. अग्रवाल साहब को दिया जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम उत्खनन 1977 में किया। इसका कालक्रम C14 पद्धति के अनुसार
3000 से 2800 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। ताम्र उपकरण सर्वाधिक मात्रा में मिले हैं। बाणाग्र, फरसे, चूड़ियाँ, सुइयाँ, भाले, तीर, मछली पकड़ने का कांटा, तस्त्रियाँ, प्याले, ये सर्वाधिक सभी के सभी किससे 99% तांबे से निर्मित हैं। इसका ये तात्पर्य निकाला जाता है कि इस सभ्यता के लोगों को मिश्रण का ज्ञान नहीं था। यहाँ के मकान पत्थरों के बने हुए हैं और पत्थरों से निर्मित एक बांध भी मिला है। और इसके अलावा कर्पणवर्णी मृद भांड की भी प्राप्ति होती है। कहाँ से? गणेश्वर सभ्यता से। उसके बाद में आगे जो सभ्यता आती है उसका नाम है नंबर 5 हो गया अपना शायद ये, इसका नाम नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता अब ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी आएंगी सारी। नगरी सभ्यता, तो नगरी सभ्यता ये कहाँ विकसित हुई, या आप ध्यान रखेंगे बेडच नदी के किनारे। बेडच नदी के किनारे नगरी चित्तौड़गढ़ में। नगरी चित्तौड़गढ़ में विकसित हुई नगरी सभ्यता। नगरी प्राचीन नाम आपको पता है इसका मिलता है मध्यमिका। प्राचीन नाम क्या है? मध्यमिका। और ये जो मध्यमिका है वो प्राचीन समय में सिवी जनपद की क्या थी? राजधानी। सिवी जनपद की क्या थी? राजधानी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नगरी सभ्यता बेडच नदी के किनारे नगरी चित्तौड़गढ़ में विकसित हुई। प्राचीन नाम मध्यमिका मिलता है इसका, जो सिवी जनपद की क्या थी? राजधानी थी। और नगरी सभ्यता का जो उल्लेख है वो पाणिनि ने भी किया है। किसने किया है? पाणिनि ने, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, किस सभ्यता का उल्लेख पाणिनि के द्वारा किया गया है? तो नगरी सभ्यता को। इसके जो सर्वप्रथम उत्खननकर्ता हैं, उत्खननकर्ता कौन है? तो सबसे पहले उत्खननकर्ता 1904 में डी.आर. भंडारकर के द्वारा क्या किया गया? उत्खनन किया गया। किसका? नगरी सभ्यता का। और उत्खनन किया तो यहाँ से डी.आर. भंडारकर को क्या मिला? एक मंदिर मिला। क्या मिला? एक मंदिर मिला। और ये जो मंदिर मिला वो राजस्थान में प्राचीनतम विष्णु मंदिर माना जाता है। प्राचीनतम विष्णु मंदिर। और इसके बारे में ये भी है कि ये ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का है। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का मंदिर माना जाता है। कौन सा? जो विष्णु मंदिर मिला है डी.आर. भंडारकर को उत्खनन में, और ये शुंगकालीन मंदिर माना जाता है। कैसा मंदिर है? शुंगकालीन। इसके बारे में ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1904 में डी.आर. भंडारकर के द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया। उत्खनन में एक मंदिर मिला और ये जो मंदिर है राजस्थान में प्राचीनतम विष्णु मंदिर माना जाता है, ठीक है। ये ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का है, शुंगकालीन मंदिर माना जाता है। और इसी मंदिर के पास से 1887 में कवि राजा श्यामल दास को वीर विनोद के जो लेखक हैं, इसको क्या मिला? गोसुंडी का शिलालेख। क्या मिला? गोसुंडी का शिलालेख मिला, ठीक है। गोसुंडी का शिलालेख की प्राप्ति हुई इसी मंदिर के पास है कवि राजा श्यामल दास को। और ये भी आपको पता है कि ये जो शिलालेख है वो ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का है। तो सबसे पहले शिलालेख, मंदिर तो किसे प्राप्त हुआ? डी.आर. भंडारकर साहब को। और ये शिलालेख किसको मिला? कवि राजा श्यामल दास को मिला। तो इस गोसुंडी के शिलालेख को पढ़ने का सर्वप्रथम जो श्रेय दिया जाता है, या प्रकाशित करने का जो श्रेय दिया जाता है, वो सर्वप्रथम किसको दिया जाता है? डी.आर. भंडारकर को दिया जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है विशेष रूप से। और ये जो गोसुंडी का शिलालेख मिला है वो प्राचीन विष्णु धर्म का या वैष्णव धर्म का कह सकते हैं,
वैष्णव धर्म का प्राचीनतम प्रमाण, वैष्णव धर्म का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है किस शिलालेख से? गोसुंडी के शिलालेख से, जो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? नगरी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा उत्खनन में यहाँ से और क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं? तो ये आप ध्यान रखेंगे, उत्खनन में यहाँ से चक्राकार कुएं, चक्राकार कूप मिले हैं, यानी कुएं प्राप्त हुए हैं। और गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं। गुप्तकालीन कला के यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन सी सभ्यता से? नगरी सभ्यता से। और कोई विशेष बातें आपको इस सभ्यता से नहीं मिलेंगी, जो थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं। उसके बाद में आगे नंबर 6 पर आएगी कौन सी सभ्यता? तो यह आपको ध्यान रखना है, बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता। और ये बागोर सभ्यता, बागोर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। बागोर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। बागोर भीलवाड़ा, बागोर भीलवाड़ा से बागोर सभ्यता के बारे में पता चलता है। और ये किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ध्यान रखेंगे, कोठारी नदी। कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। उसके बाद में आगे जो विशेष बात आती है, बागोर सभ्यता, इसका सर्वप्रथम जो उत्खनन है, सर्वप्रथम उत्खनन 1967 से 69 तक V.N. मिश्र, किसके द्वारा? V.N. मिश्र, या कह सकते हैं वीरेंद्र नाथ मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र। और एक सहयोगी और थे, L.S. लेस्निक, जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। इनके द्वारा इसका क्या किया गया? उत्खनन किया गया। बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई। इसका सर्वप्रथम उत्खनन 1967 से 1969 के मध्य वीरेंद्र नाथ मिश्र और L.S. लेस्निक, जो जर्मनी के पुरातत्ववेत्ता थे, इनके द्वारा किया गया। ठीक है। बागोर सभ्यता से हमें कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एक तो पूर्व गुप्तकालीन, इसके अलावा आप ये बात ध्यान रख सकते हैं, यहाँ जो उत्खनन किया, सबसे पहले इसके बारे में देखें आप। उत्खनन किया तो यहाँ महासतियों का टीला, कहाँ से किया गया? महासतियों का टीला, महासतियों का टीला से सर्वप्रथम क्या किया गया? उत्खनन किया। और उत्खनन में जो चीज़ें प्राप्त हुई वो आहड़ सभ्यता के समान, आहड़ सभ्यता के समान अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है। ऐसे 4 स्थल हैं। आहड़ सभ्यता के समान अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो आहड़ से होते हैं, एक बागोर से होते हैं, एक बालाथल से होते हैं, और एक ओजियाना से होते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। आहड़ सभ्यता के समान अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए? बागोर सभ्यता से। महासतियों के टीले से सर्वप्रथम क्या किया गया? उत्खनन किया गया। और यहाँ से मध्यकालीन मध्य पाषाण कालीन लिखेंगे आप, मध्य पाषाण कालीन अवशेष यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालिक, नाम दिख रहा है पाषाण कालिक, पाषाण का मतलब निश्चित तौर पर किससे संबंध है? पत्थरों से। तो यहाँ से पत्थर के औजार, पत्थर के उपकरण कह सकते हैं, औजार कह सकते हैं, शस्त्र कह सकते हैं। पत्थर के उपकरण, औजार या क्या मिले हैं? शस्त्र की प्राप्ति होती है। कहाँ से? बागोर से। ठीक है। यह आपको जानकारी ध्यान में रखनी होगी। और इसके अलावा बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय, आदिम संस्कृति का क्या कहा जाता है? संग्रहालय कहा जाता है। ठीक है। आदिम संस्कृति का संग्रहालय
किस सभ्यता को कहा जाता है? तो बागोर सभ्यता को कहा जाता है। विशेष जो सबसे मोस्ट बात है बागोर सभ्यता की, वो आपको निश्चित तौर पर ध्यान में रखनी है। यहाँ से उत्खनन में पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण, ठीक है, पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण राजस्थान में किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं? तो ये है बागोर सभ्यता से, ठीक है। ये राजस्थान की है दोस्तों, ठीक है। राजस्थान में सबसे पहले पशुपालन के प्राचीनतम जो प्रमाण हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? बागोर सभ्यता से। अगर भारत की बात करें, भारत में पशुपालन के प्राचीनतम जो प्रमाण हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, आदमगढ़ से। कहाँ से? आदमगढ़। ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। दोनों ही बातें ध्यान रख लेंगे। राजस्थान में पशुपालन से संबंधित जो प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं वो बागोर सभ्यता से मिलते हैं, और भारत में पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? आदमगढ़ से मिलते हैं। ऐसी प्राप्ति होती है। तो बागोर सभ्यता के बारे में मुख्य रूप से आपको यही बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अगला जो नंबर आता है वो 7वें नंबर पर आएगी आपकी रेड सभ्यता। कौन सी सभ्यता? रेड सभ्यता। ये रेड सभ्यता कहाँ से? रेड टोंक कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? ढील नदी के किनारे विकसित हुई, ठीक है। ढील नदी के किनारे विकसित हुई रेड सभ्यता, रेड टोंक में। और इसका जो उत्खनन है, उत्खनन किसने किया? उत्खनन 1938 से 40 दयाराम साहनी और इनके एक सहयोगी और थे केदारनाथ पुरी। इनके द्वारा रेड सभ्यता का क्या किया गया? उत्खनन किया गया। रेड टोंक ढील नदी के किनारे रेड सभ्यता का उत्खनन किया गया। तो यहाँ से कौन कौन सी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली, कौन कौन सी बातों की जानकारी मिली? तो यहाँ पर चांदी के पंचमार्क सिक्के क्या प्राप्त हुए? चांदी के पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए, ठीक है। और ये जो पंचमार्क सिक्के हैं इनकी संख्या बताई गई है 3075। कितनी? 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के इस सभ्यता से प्राप्त हुए। और ऐसा कहा जाता है कि एशिया में चांदी के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार, ठीक है, रेड टोंक से मिला है। तो एशिया में हो गया तो भारत में अपने आप ही हो गया। भारत में एक स्थान पर सर्वाधिक चांदी के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से प्राप्त हुआ है? रेड टोंक से या रेड सभ्यता से। इस कारण से इसे प्राचीन भारत का क्या कहा जाता है? टाटा नगर। प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। किसको? रेड टोंक को या रेड सभ्यता को। मुख्य रूप से आप रेड टोंक स्थान का नाम जरूर ध्यान रखेंगे, जिसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। पंचमार्क सिक्के हो गए। उसके पश्चात यहाँ से मालव जनपद के सिक्के प्राप्त होते हैं। मालव जनपद के सिक्के, यहाँ से इनकी क्या होती है? प्राप्ति होती है, ठीक है। मालव जनपद के सिक्कों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा लोहे सामग्री का विशाल भंडार मिला है। लोहे सामग्री का क्या मिला है? विशाल भंडार। कहाँ से? रेड टोंक से। और इसके अलावा यहाँ बर्तन पर बंदर के समान बंदर की आकृति के समान चित्रांकन मिलता है। समान क्या मिलता है? चित्रांकन। ऐसा एक बर्तन मिला है जिसके ऊपर ऐसा लगता है कि बंदर की आकृति चित्रित है, ठीक है। तो बर्तन पर बंदर की आकृति के समान चित्रांकन का प्रमाण भी किस सभ्यता से मिला है? रेड सभ्यता से।
उसके बाद में यहाँ से आलीशान इमारत का प्रमाण मिलता है, आलीशान इमारतों के अवशेष मिलते हैं। और इसके अलावा हवन सिक्कों पर यूनानी शासक अपोलो का खंडित सिक्का मिला है। खंडित सिक्का भी मिला है, कहाँ से? रेड टोंक से। हवन सिक्कों पर यूनानी शासक अपोलोडोटस, इसका पूरा नाम है, उसका खंडित सिक्का प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा ये भी ध्यान रख लेंगे, मृण मूर्तियों पर मथुरा शैली या मथुरा कला की छाप मिलती है। ये लीजिए, ये सारा का सारा जो सारी बातें हैं वो रेड सभ्यता से हैं। एक बार पुनः रिपीट कर लीजिए। रेड टोंक ढील नदी के किनारे विकसित हुई। इसका उत्खनन 1938 से 40 में दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी के द्वारा किया गया। यहाँ उत्खनन से चांदी के पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। एशिया में चांदी के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार माना गया है। और ये पंचमार्क जो सिक्के हैं इनकी संख्या बताई गई है 3075। तो भारत में एक स्थान पर जो सर्वाधिक चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं वो रेड से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ से उत्खनन में मालव जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। लोहे सामग्री का विशाल भंडार मिला है। बर्तन पर बंदर की आकृति के समान चित्रांकन प्राप्त हुआ है। आलीशान इमारतों के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। हवन सिक्कों पर यूनानी शासक अपोलोडोटस का एक खंडित सिक्का मिला है। और मृण मूर्तियों पर मथुरा कला की क्या दिखाई देती है? छाप दिखाई देती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होंगी रेड सभ्यता से। उसके बाद में आगे आती है नंबर 8 पर कौन सी? रंगमहल सभ्यता। रंगमहल सभ्यता रंगमहल सभ्यता के बारे में आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। रंगमहल कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़। और किस नदी के किनारे? तो प्राचीन सरस्वती और वर्तमान में इसका नाम क्या है? घग्गर के किनारे। घग्गर के किनारे विकसित कौन सी सभ्यता है? रंगमहल सभ्यता है। ठीक है। रंगमहल प्राचीन काल में यौधेय जनपद की राजधानी थी। यौधेय जनपद की क्या थी? राजधानी। ये भी ध्यान रखना है। रंगमहल प्राचीन समय में यौधेय जनपद की क्या थी? राजधानी। ठीक है, यौधेय जनपद की राजधानी थी रंगमहल। और इस रंगमहल सभ्यता का जो कालक्रम माना जाता है वो C14 पद्धति के अनुसार इसका जो कालक्रम है वो है लगभग 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। ठीक है, ये इसका क्या माना जाता है? कालक्रम माना जाता है रंगमहल सभ्यता का। यहाँ इसका जो उत्खनन है 1952 में, उत्खनन किसने किया? 1952 में। नाम है डॉक्टर हन्ना रीड। ये स्वीडिश दल के सदस्य थे। स्वीडिश पुरातत्ववेताओं का दल का एक सदस्य थे डॉक्टर हन्ना रीड। उनके द्वारा रंगमहल सभ्यता का उत्खनन किया गया 1952 में। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उत्खनन में जो सामग्री प्राप्त हुई है इसमें हमें कुषाणकालीन मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, और ये जो कुषाणकालीन मुद्राएं मिली हैं ये जो कुषाण शासक थे, कुषाण शासक कौन कौन से? कनिष्क प्रथम, कनिष्क तृतीय
कनिष्क प्रथम, कनिष्क तृतीय की मुद्राएं हैं। ठीक है, तो कुषाणकालीन मुद्राएं किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं? रंगमहल सभ्यता से। और कुषाण शासक कनिष्क प्रथम और कनिष्क तृतीय की ये क्या हैं? मुद्राएं हैं। और यहाँ जो मरण मूर्तियां हैं, मरण मूर्तियों पर गांधार शैली या गांधार कला कह सकते हैं, गांधार कला की छाप या डिजाइन नजर आती है यहाँ की मरण मूर्तियों पर। तो ये बात भी विशेष आपको ध्यान में रखनी है। मरण मूर्तियों पर गांधार कला की छाप दिखाई देती है कि सभ्यता में, रंगमहल सभ्यता से प्राप्त जो अवशेष हैं या जो मुद्राएं हैं उसके ऊपर। इसके अलावा यहाँ से पूर्व गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूर्व गुप्तकालीन क्या प्राप्त हुए हैं? अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ से एक गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? गुरु शिष्य की मूर्ति। कहाँ से मिली है? रंगमहल सभ्यता से। गुरु शिष्य की एक मूर्ति भी मिली है रंगमहल सभ्यता से। इसके अलावा यहाँ से कृषि के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, और ये कृषि मिली है किसकी? चावल की। किसकी? चावल की। चावल की कृषि के प्रमाण मिलते हैं कहाँ से? रंगमहल सभ्यता से। और इसके अलावा जो अजमेर का एक शासक था, संस्थापक जो शासक था, वासुदेव चौहान के सिक्के भी मिले हैं कहाँ से? तो रंगमहल सभ्यता से। ये भी आपको ध्यान में रखना है, और कोई विशेष बातें नहीं है। ठीक है, ये है आपकी कौन सी सभ्यता? रंगमहल सभ्यता। एक बार पुनः देख लीजिए। हनुमानगढ़ में प्राचीन सरस्वती वर्तमान घग्गर के किनारे विकसित हुई और प्राचीन समय में अयोध्या जनपद की राजधानी के रूप में जानी जाती थी। इसका कालक्रम C14 पद्धति के अनुसार 1000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्खनन 1952 में डॉक्टर हनारिड जो स्वीडिश दल के सदस्य थे उनके द्वारा किया गया। यहाँ से कुषाणकालीन मुद्राएं मिली हैं और कुषाण शासक कनिष्क प्रथम और कनिष्क तृतीय की विशेष रूप से यहाँ पर मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ की जो मरण मूर्तियाँ हैं, प्राप्त मरण मूर्तियाँ, उस पर गांधार कला की छाप दिखाई देती है और यहाँ से पूर्व गुप्तकालीन अवशेष भी प्राप्त होते हैं। यहाँ से गुरु शिष्य की मूर्ति भी क्या हुई है? मिली है। और इसके अलावा यहाँ कृषि के प्रमाण मिलते हैं, और कृषि में मुख्य रूप से किसके? चावल के। और वासुदेव चौहान के सिक्के भी प्राप्त होते हैं कहाँ से? रंगमहल सभ्यता से। इसके अलावा एक और यहाँ पर आप देख लीजिएगा, रंगमहल के बाद में इसी के पास में एक पीलीबंगा और देख लीजिएगा। कौन सी? पीलीबंगा। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल तीनों हनुमानगढ़ में है। पीलीबंगा सभ्यता, कालीबंगा काले रंग की चूड़ियाँ, पीलीबंगा पीले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, तो पीलीबंगा सभ्यता ये कहाँ विकसित हुई? हनुमानगढ़ में। कहाँ हुई? हनुमानगढ़। ठीक है, और वही नदी आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी? प्राचीन सरस्वती। और वर्तमान कौन सी? घग्गर के किनारे, घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई कौन सी सभ्यता? पीलीबंगा सभ्यता। यहाँ से जो प्रमुख बातें मिलती हैं वही देख लीजिए आप। विशेष प्रकार का एक कलश मिला है। विशेष प्रकार का क्या मिला है? कलश। ठीक है, विशेष प्रकार का कलश, या इसको आप घड़ा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? घड़ा। और यहाँ से पीपल वृक्ष, किसके प्रमाण मिलते हैं? पीपल वृक्ष के प्रमाण मिलते हैं। और आप कह सकते हैं पीलीबंगा सभ्यता से हमें सैंधव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। सैंधव सभ्यता के क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। विशेष प्रकार का कलश और घड़ा यहाँ से प्राप्त हुआ है। पीपल वृक्ष के प्रमाण मिलते हैं। और इसके अलावा आप बता सकते हैं पीलीबंगा सभ्यता से लोक देवता बाबा रामदेव, लोक देवता रामदेव जी, बाबा रामदेव जी की क्या मिली है? मूर्ति। कहाँ से? पीलीबंगा सभ्यता से लोक देवता रामदेव जी की
मूर्ति प्राप्त हुई है पीलीबंगा सभ्यता से। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा कठिन ऐसी कोई बात है नहीं जो आपकी समझ में आने वाली नहीं है। उसके बाद में अगला जो नंबर आता है वो जोधपुरा सुनारी देख लेते हैं नंबर 10 पर। नंबर 10 पर कौन सी सभ्यता? सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता ये कहाँ विकसित हुई है? तो सुनारी एक गांव पड़ता है, छोटा गांव है सुनारी, झुंझुनू में। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा है, थोड़ी देर पहले पढ़ी थी गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर नीमका थाना के इधर 16 किलोमीटर पड़ता है, सुनारी थोड़ी दूरी पर ही पड़ती है, लगभग 5-7 किलोमीटर है नीमका थाना से। तो सुनारी झुंझुनू में ये विकसित हुई सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता से हमें जो प्रमाण मिलता है वो मौर्यकालीन। कैसे प्रमाण मिलते हैं? मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं, मौर्यकालीन अवशेष। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। सुनारी सभ्यता, इसके बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी हुई, सर्वप्रथम ये प्रकाश में आई कब? 1980-81 में। 1980-81 में राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा, राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा, राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा ये सर्वप्रथम प्रकाश में लाई गई 1980-81 में। सुनारी सभ्यता से कैसे प्रमाण प्राप्त होते हैं? मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके अलावा शुंगकालीन और कुषाणकालीन भी कह सकते हैं। शुंगकालीन और कुषाणकालीन, कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, शुंगकालीन और कुषाणकालीन अवशेष भी प्राप्त होते हैं सुनारी सभ्यता से। इसके अलावा सुनारी सभ्यता से क्या प्राप्त होता है? लौह अयस्क से। मोस्ट बात यही है, लौह अयस्क से, लौह अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियां, लौह अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियां, ऐसे प्रमाण मिलते हैं कहाँ से? सुनारी सभ्यता से। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, लोहा गलाने की भट्टियां आहड़ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और लौह अयस्क से लोहा बनाया जाता है किस प्रकार से, ऐसे प्रमाण मिले हैं सुनारी सभ्यता से। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ किसके? लोहे का प्याला, लोहे का प्याला कह सकते हैं या कटोरा कह सकते हैं। लोह अयस्क से लोहा बनाने के प्रमाण मिलते हैं सुनारी सभ्यता से। लोहे का प्याला या कटोरा कह सकते हैं, लोहे के तीर, लोहे के तीर और भाले, ये भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुनारी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आहड़ से तांबा गलाने की भट्टियां मिली हैं। लोहा अयस्क से लोहा गलाने के जो प्रमाण मिलते हैं, लोहा बनाने के जो प्रमाण मिलते हैं, वो सुनारी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। मुख्य रूप से एक बात ये जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ से मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। तो राजस्थान में 4 ऐसी सभ्यताएं हैं जहाँ से मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है बैराट, पढ़ चुके हैं हम। एक आ गई आपकी सुनारी, एक आएगा आगे जोधपुरा, और एक आएगा आपका नौह, भरतपुर में पड़ता है। ठीक है, सुनारी अभी हमने देख ली है, झुंझुनू में बैराट, आपको पता है जयपुर में हमने पढ़ लिया है। तो मौर्यकालीन जो अवशेष प्राप्त होते हैं हमें राजस्थान की कितनी सभ्यता स्थलों से प्राप्त होते हैं? 4 से, बैराट से, सुनारी से, जोधपुरा से और नौह से। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, किससे संबंधित है? सुनारी सभ्यता से। कोई विशेष बातें नहीं है, केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये सुनारी झुंझुनू
में विकसित हुई? कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। इसकी जानकारी 1980-81 में राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा दी गई और उसी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। यहाँ से शुंगकालीन और कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। लौह अयस्क से लोहा बनाने के जो प्रमाण मिलते हैं वो सुनारी सभ्यता से मिलते हैं और यहाँ से लोहे का प्याला या कटोरा कह सकते हैं, लोहे के तीर और भाले यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में सुनारी के बाद में हम साथ में इसी से जुड़ी हुई है एक और जोधपुरा। कौन सी है? जोधपुरा। ये भी देख लेते हैं। नंबर है आपका 11वें नंबर पर देख लीजिए जोधपुरा। जोधपुरा सभ्यता। सोनारी के पास में एक छोटा सा गांव पड़ता है जोधपुरा। ये वो जोधपुरा नहीं है, ये जोधपुरा पड़ता है कोटपुतली के पास में। ठीक है, तो ये सभ्यता कहाँ विकसित हुई? कोटपुतली। कोटपुतली, कोटपुतली किस जिले में आती है? जयपुर जिले में। ठीक है, और साबी नदी के निकट या साबी नदी के किनारे, साबी नदी के किनारे विकसित हुई। कौन सी सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता। इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से कैसे अवशेष प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन, मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यहाँ से उत्खनन में वही बातें, लौह अयस्क से लोहा बनाने के प्रमाण, लोहा बनाने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक मिला है डिश ऑन स्टैंड, डिश ऑन स्टैंड प्राप्त हुआ है। परीक्षा में आया हुआ है डिश ऑन स्टैंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जोधपुरा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा यहाँ से काले पोलिसदार क्या प्राप्त हुआ है? काले पोलिसदार मर्दभांड, कपिस्वर्णी मृदभांडों का 1 मीटर का जमाव भी यहाँ पर मिला है। तो आप ये ध्यान रखें, काले पोलिस्तार मृदभांडों की प्राप्ति किस सभ्यता से हुई है? जोधपुरा सभ्यता से हुई है। और लोहा अयस्क से लोहा बनाने के प्रमाण कहाँ मिले हैं? जोधपुरा से मिले हैं, सोनारी से भी मिले हैं। इसके अलावा डिश ऑन स्टैंड भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। और यहाँ से शुंगकालीन और कुषाणकालीन, शुंगकालीन और इसके अलावा कुषाणकालीन क्या मिलते हैं? अवशेष, अवशेष मिलते हैं। और विशेष बात आपके सामने शुरू में रखी थी, यहाँ से मौर्यकालीन क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। तो प्रमुख सभ्यताएं दोस्तों हमने आज काफ़ी देखी हैं मेरे नज़रिए से। आज हमने नंबर 11 यानी 9 सभ्यताओं के बारे में अध्ययन किया है। कुछ सभ्यताएं और रह गई हैं, जैसे ओजियाना है, इसके अलावा बालाथल है, और भी छोटी छोटी हैं, उसको हम अगली क्लास में देखने का प्रयत्न करेंगे। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हम अपना दृष्टिकोण यहीं सीमित रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी दोस्तों का धन्यवाद।